आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी आर्थर कानन डॉयल द्वारा लिखी द एडवेंचर ऑफ द नॉर्वुड बिल्डर। ये कहानी है द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स सीरीज़ की। शर्लॉक होम्स को 1891 में मृत घोषित कर दिया गया था जब उनकी आखिरी किताब आई थी, लेकिन फैंस ने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की सर आर्थर कानन डॉयल से कि वो शर्लॉक होम्स को फिर से जीवित करें। इसीलिए 12 वर्षों के बाद रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स से सीरीज स्टार्ट हुई, जो 1927 तक आती रही। 1930 में सर आर्थर कानन डॉयल का निधन हो गया था। अपनी मौत से 3 वर्ष पहले तक भी वो शर्लॉक होम्स की कहानियाँ लिखते रहे। आज की कहानी 1903 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में शर्लॉक होम्स जब लगभग उस जगह पहुंच जाते हैं कि वो केस सॉल्व ही नहीं हो सकता था, शायद एक बेकसूर को फांसी की सज़ा हो जाती, तब कैसे जो इसका मेन कल्प्रिट था उसने एक गलती कर दी और ये केस क्रैक हो गया। तो सुनते हैं यह मज़ेदार कहानी द एडवेंचर ऑफ नॉर्वुड बिल्डर, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार बात और बताना चाहती हूँ कि जिस जगह के ऊपर ये कहानी लिखी गई है, नॉरवुड में, जिसे पहले ओल्ड नॉरवुड के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे वेस्ट नॉरवुड के नाम से भी जाना गया, वहाँ पर सर आर्थर कानन डॉयल 3 वर्षों तक रह चुके थे। कहानी में कई ऐसी जगहों का नाम लिया गया है जो आज तक मौजूद हैं, जैसे कि एनरलॉय आर्म्स नाम का एक पब जो आज तक मौजूद है, और वहाँ के जो ओनर्स हैं वो सर आर्थर कानन डॉयल को बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने उनकी जगह का नाम का इस्तेमाल अपनी कहानी में किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जब डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स के संग बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, और तभी शर्लॉक होम्स की नज़र जाती है एक सनसनीखेज खबर पे। ओल्ड नॉर्वुड में एक बिल्डर है जिसका नाम है जोनस ओल्डेकर। उनकी हत्या की गई है। हत्या भी बड़ी दर्दनाक है। हत्यारे ने उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया गया है। उस राख में से लोगों को जलते हुए मांस की बू आई, और उस राख में से हड्डियों के टुकड़े भी मिले। बहुत से सबूत। जो मेन इसका एक्यूज्ड है, इस एक्यूज का नाम है जॉन हेक्टर मैकफार्लेन। वो उस रात इस बिल्डर के घर आया था और उसने किन्हीं वजहों से इस बिल्डर की हत्या की थी। सारे सबूत इसके खिलाफ थे। खून से सनी हुई इसकी छड़ी वहीं पर बिल्डर के घर से मिली है। साथ ही ये खिड़की कूद के शायद वहाँ से भागा था। खिड़की के किनारे पर भी इसकी उंगलियों के निशान मिले हैं, और खिड़की के बगल की जो दीवारें थीं उस पर खून के छींटे पड़े हैं। जो इस घर की हाउसकीपर थी, उसने उस किलर को घर के अंदर आते हुए भी देखा था, लेकिन जाते हुए नहीं देखा। शर्लॉक होम्स वॉटसन से इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है और एक घबराया हुआ आदमी अंदर आता है। वो था जॉन हेक्टर, वही खूनी जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने एक रात पहले जोनस ओल्डेकर नाम के इस बिल्डर की हत्या की थी। वो घबराया हुआ है और शर्लॉक होम्स की मदद से गुहार कर रहा है। वह शर्लॉक को बताता है कि वह बेकसूर है। वो तो रात में उस बिल्डर के घर में सिर्फ डिनर करने गया था, और रात में क्योंकि बहुत देर हो गई थी, इसीलिए वो पास के पब एनरलॉय आर्म्स में ही रात को रुक गया था। लेकिन जब सुबह उसने अब ट्रेन पर अखबार पढ़ा, तब वह घबरा गया। वह समझ गया कि पुलिस उसके पीछे लग गई होगी, इसीलिए वह मदद मांगने शर्लॉक होम्स के पास आता है। वह शर्लॉक को बताता है कि एक दिन पहले तक वो उस बिल्डर जोनस ओल्डेकर को जानता तक नहीं था। एक दिन पहले ही ये जो बिल्डर था, ये जॉन हेक्टर मैकफार्लेन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। ब्लैक हीथ में जॉन हेक्टर रहता था, और वो उससे कहता है कि मेरे पास एक मेरी जायदाद का विल है, तो तुम ये विल को देख लो। जॉन हेक्टर जो था वो पेशे से एक वकील था। जब जॉन हेक्टर वो विल देखता है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि उस विल में सारी जो इस बिल्डर की जायदाद थी वो जॉन हेक्टर को दे दी गई थी। वो उसका इकलौता वारिस बनने वाला था। जॉन हेक्टर समझ नहीं पाता कि ये क्या कोई मजाक कर रहा है ये बिल्डर।
तो बिल्डर कहता है कि वो जानता है कि जॉन हेक्टर बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती वकील है, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी जायदाद जो है वो एक अच्छे सुरक्षित हाथों में रहे। उसकी कोई संतान नहीं है, उसने शादी नहीं की, इसीलिए वो ऐसा करना चाहता है। और उसी रात को वो जॉन हेक्टर को अपने यहाँ डिनर पे बुलाता है और जॉन हेक्टर से कहता है कि वह किसी को भी इस बारे में ना बताए, अपने माँ-बाप को भी ना बताए, क्योंकि जब वो जायदाद उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, सारे कागज़ी जो कार्य हैं उसके हो जाएँगे, तब वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ दे। जॉन हेक्टर उसकी बात मान जाता है और उस बिल्डर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि जॉन हेक्टर की माली कंडीशन जो थी, पैसे से वो बहुत मजबूत नहीं था। ये पैसे उसे बहुत काम आ सकते थे। फिर जॉन हेक्टर शर्लॉक को बताता है कि रात को लगभग 9:30 बजे वो ओल्ड नॉरवुड के उस हिस्से में पहुंच जाता है उस बिल्डर के घर। जब शर्लॉक उससे पूछते हैं कि दरवाज़ा किसने खोला था, तो कहता है दरवाज़ा उसकी हाउसकीपर ने खोला था। लोग डिनर करते हैं, लेकिन जिस तरह से बिल्डर पैसे वाला होता है, उस हिसाब से उसका डिनर बहुत ही सादा था, बहुत ही फीका था। ये लोग खाना खा लेते हैं, सारे ज़रूरी जो कागज़ात थे उस पे सिग्नेचर हो जाते हैं, उस पे सील लगा दी जाती है और उसके बाद रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। तो वो जो बिल्डर था, वो जॉन हेक्टर से कहता है कि इतनी रात में अब हाउस हेल्प को उठाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम पीछे की जो खिड़की है, ये विक्टोरियन खिड़की, इसमें से कूद के बाहर चले जाओ और पीछे से अपना घर चले जाओ। जॉन हेक्टर उसकी बात मान जाता है। वो विक्टोरियन खिड़की जब खोल के बाहर चला जाता है, तब उसको याद आता है कि उसकी छड़ी तो अंदर ही छूट गई। वह वापस उस बिल्डर के पास आता है और बताता है कि मेरी छड़ी यहीं रह गई है। तो बिल्डर कहता है, अरे अब तो रोज़ ही मिलना रहेगा। अब अंदर से वो छड़ी लेने दोबारा मत जाओ। मैं तुम्हें जल्दी वो छड़ी तुम्हारी वापस कर दूँगा। रात बहुत हो गई थी, इसलिए जॉन हेक्टर सोचता है कि अगर अब वो वापस से ब्लैकहीथ अपने घर जाएगा तो उसके पेरेंट्स की नींद खराब होगी। इसीलिए वो उसी एनरले आर्म्स नाम के पब में रात में रुक जाता है और अगले दिन वो ये न्यूज़ सुनता है। जॉन हेक्टर शर्लॉक को सारी बातें बता ही रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स लेके इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आ जाते हैं और जॉन हेक्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो बताते हैं कि सारे सबूत और गवाह जॉन हेक्टर के खिलाफ हैं। दीवारों पर जॉन हेक्टर की उंगलियों के निशान मिले हैं, खून से सनी हुई उसकी छड़ी वहीं जोनस ओल्डेकर के घर पे मिली है। साथ ही जोनस ओल्डेकर की जो हाउस हेल्प थी, उसने जॉन हेक्टर को अंदर आते हुए भी देखा था। इसलिए अब जॉन हेक्टर को कोई नहीं बचा सकता, उसे फांसी की सज़ा होकर ही रहेगी। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड जॉन हेक्टर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, लेकिन शर्लॉक होम्स को कुछ ना कुछ इस मामले में गड़बड़ लग रही थी। वह डॉक्टर वॉटसन से कहते हैं कि सब कुछ बहुत ही साफ और क्लियर है। इतना क्लियर केस है, इसीलिए उनको शक हो रहा है। अगर सच में जॉन हेक्टर ने उस बिल्डर का खून किया होता, तो वह अपनी छड़ी सबूत के तौर पे वहाँ क्यों छोड़ता? जैसा कि जॉन हेक्टर बता रहा था कि उस बिल्डर ने जानबूझ के उसकी छड़ी अपने पास रख ली थी। वह किस लिए उस हाउस हेल्प को अपना चेहरा दिखाता, जिससे वह उसके पहचान के उसके खिलाफ गवाही दे। और जबकि जॉन हेक्टर को उस बिल्डर की सारी जायदाद मिल रही थी, तो उसे कत्ल करके खुद को फंसाने का क्या रीज़न था? जैसा कि जॉन हेक्टर ने उसे बताया था कि एक दिन पहले ही जोनस ओल्डेकर उसे मिला था। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेंज से शर्लॉक होम्स जो थे, उन्होंने वह विल हासिल की, जो विल वो बिल्डर जॉन हेक्टर के पास लेकर आया था। जब वो डॉक्टर वॉटसन के साथ वो विल देखते हैं, तो कहते हैं कि देखो इस विल में एक ख़ास बात है। यह विल जो है, जो लिखी गई है, या कहीं-कहीं पे बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं है। इसकी राइटिंग कहीं-कहीं इतनी ख़राब है कि कोई इसे नहीं पढ़ सकता और कहीं-कहीं राइटिंग ठीक है। डॉक्टर वॉटसन समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों है। तब शर्लॉक कहते हैं कि ज़रूर यह विल जो है ट्रेन में लिखी गई है। ट्रेन जब भी चलती है तो राइटिंग बहुत ख़राब आई है और जब ट्रेन रुक जाती है तब राइटिंग सुधर जाती है। आखिर अपनी जायदाद की विल कोई ट्रेन में क्यों लिखेगा? ये तभी मुमकिन है जब उसे इस विल की कोई वैल्यू ना हो। उसे पता है कि इस विल की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये तो सिर्फ दिखावे के लिए लिखी गई है। डॉक्टर वॉटसन यह सुनकर चौंक जाते हैं। शर्लॉक होम्स उससे कहते हैं कि वह अगले ही दिन
नॉर्वुड भी जाएंगे, साथ ही ब्लैक हीथ भी जाएंगे जहाँ पर जॉन हेक्टर रहता था। शर्लॉक होम्स जब लौटते हैं तब उनके चेहरे पे निराशा थी। उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी। वह हाउस हेल्प जो उस बिल्डर के घर में काम करती थी, उसने अपना मुंह सी लिया था। उसने शर्लॉक होम्स की ज़रा सी भी मदद नहीं की और उसे कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद शर्लॉक उस रूम में जाते हैं जहाँ पर उस बिल्डर की हत्या की गई थी। वह उस दीवारों पर खून के छींटे देखते हैं। साथ ही शर्लॉक होम्स उस कमरे में मौजूद जितने भी कागज़ थे, उनका भी बारीकी से निरीक्षण करते हैं। उन्हें वहाँ पर उन कागज़ों में तो कुछ गड़बड़ नहीं लगती, लेकिन हाँ, वहाँ पर एक मिस्टर कॉर्नीलियस नाम के आदमी का ज़िक्र होता है, जिनके नाम पे कई चेक इशू किए गए थे। हाउस हेल्पर उन्हें कुछ भी हेल्प नहीं करती। तभी शर्लॉक होम्स उस कमरे की दीवारों का, दरवाज़ों का, कारपेट, खिड़की सबका बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद वहाँ से वो ब्लैक हीथ चले जाते हैं। ब्लैक हीथ जहाँ पे जॉन हेक्टर अपने माँ-बाप के साथ रहता था। जॉन हेक्टर की जो माँ थीं, वो बहुत ही सीधी-सादी और टिमिड सी औरत थीं। वह शर्लॉक होम्स को बताती हैं कि वह उस बिल्डर जोनस ओल्डेकर को पहले से जानती थीं। एक ज़माने में वह उससे प्रेम करती थीं, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि जोनस बहुत ही क्रूएल आदमी है, एक बार उसने मुर्गी के दरबे में जंगली बिल्ली छोड़ दी थी और जब वह जंगली बिल्ली उन मुर्गियों को मारती थी, तब वह उसे देख के बहुत खुश होता था। ये बात मालूम पड़ने पर ही उसने जोनस ओल्डेकर को छोड़ दिया था। लेकिन जोनस यहाँ नहीं रुका था। जॉन हेक्टर के माँ-बाप की शादी जिस दिन थी, उस दिन जोनस ने उसकी माँ को एक तस्वीर भेजी थी, जिसमें एक औरत के पूरे जिस्म में चाकुओं से कई वार किए गए थे और उसने साथ में एक नोट भेजा था कि तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इस बात को अब कई वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद से जोनस ने इनकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। लेकिन जॉन हेक्टर की माँ को कहीं ना कहीं ये डर है कि उसने किस तरह से उसके बेटे को फंसा दिया है मर्डर के केस में। उसे पूरा यकीन है कि जॉन हेक्टर ने, उसके बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह तो एक बहुत ही सीधा साधा सा लड़का है। वो ये भी कहती है कि उसे उस बिल्डर की जायदाद से कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही उसके बेटे को कुछ चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। शर्लॉक होम्स लौट के वापस आ जाते हैं और वह वॉटसन से कहते हैं कि उन्हें तो पूरा यकीन है कि जॉन हेक्टर बेकसूर है, लेकिन सारे एक सबूत और गवाह उसके खिलाफ हैं। वह किस तरह से जॉन हेक्टर की मदद करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन सारे अखबार की सुर्खियों में यही खबर थी कि आखिरकार जॉन हेक्टर कसूरवार साबित हो चुका है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन ने सारी इन्वेस्टिगेशन भली भांति कर ली है और अब जैन हेक्टर को सज़ा सुनाई जाएगी। इधर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन जो थे वो शर्लॉक होम्स से मिलने आते हैं। उन्हें अपनी जीत पे बहुत खुश थे। वो समझ रहे थे कि शर्लॉक होम्स की एक तरह से हार हो चुकी है। वो ये केस क्रैक नहीं कर पाए और जॉन हेक्टर को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। वो शर्लॉक को बताते हैं कि उन्हें वो आखिरी सबूत भी मिल गया है जिससे जॉन हेक्टर को अब सज़ा होकर ही रहेगी। शर्लॉक उससे पूछते हैं कि आखिर वो सबूत क्या है, तो वो बताता है कि जॉन हेक्टर के अंगूठे का जो निशान है वो एक दीवार पे मिला है जिस पर खून लगा हुआ है। खून से सना हुआ अंगूठे का निशान एक दीवार पर है, जिससे साबित हो जाता है कि उसने कैसे उस बिल्डर को मारा और गलती से उसका जो अंगूठा था खून से भरा वो दीवार पे लग गया। शर्लॉक होम्स से बात सुन के बहुत चौंक जाते हैं। उन्होंने उस कमरे का निरीक्षण भली भांति किया था। तब उस दीवार पे कोई भी खून के अंगूठे का निशान नहीं था। वह इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन से कहते हैं कि वो एक बार वह निशान देखना चाहते हैं। वह उसके साथ नॉर्वुड जाते हैं, उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो निशान था और वो निशान देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो ऊपर नीचे का घर में एक बार टहलते हैं। उसके बाद वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि क्या अपने साथ आप कांस्टेबल्स लेकर आए हैं? तो इंस्पेक्टर कहता है हाँ। डॉक्टर वॉटसन भी शर्लॉक होम्स के साथ ही गए थे। वो डॉक्टर वॉटसन और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि उन्हें थोड़ी सी आग चाहिए। पीछे आउट हाउस में थोड़ा पुआल रखा होगा, क्या वह उनके लिए थोड़ी आग जला सकते हैं? वॉटसन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शर्लॉक इस तरह से वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। क्या केस वो हार गया है एक तरह से, इसलिए वो बहुत परेशान है। खैर, शर्लॉक होम्स के कहे अनुसार जो कांस्टेबल्स थे और डॉक्टर वॉटसन सब मिलके वहाँ पे आग लगा देते हैं उसी कमरे में जहाँ कत्ल हुआ था। तो शर्लॉक कहते हैं सबसे कि अब सब लोग एक साथ चिल्लाओ, फायर फायर। सारे एक साथ चिल्लाते हैं, आग
आग! शर्लॉक होम्स उनसे 4 बार चिल्लाने को कहते हैं। और जब वो चौथी बार चिल्ला रहे थे, तभी उस कमरे में आश्चर्यजनक रूप से एक छोटा-सा दरवाज़ा खुलता है और धुएँ से परेशान होता हुआ एक आदमी बाहर निकलता है। वह आदमी और कोई नहीं, वही बिल्डर जोनस ओल्डेकर था। उसे देख के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन भौचक्का हो जाते हैं। जो आदमी जिंदा था, उसकी मौत की सज़ा एक बेकसूर को मिलने जा रही थी। वह बिल्डर शर्लॉक होम्स को देख के बहुत नाराज़ होता है। उसका चेहरा बहुत डरावना था, उसकी पलकें सफ़ेद और आंखें भूरी थीं। उसे देख के ही उसी क्रूएल्टी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तभी वह इंस्पेक्टर से हंसते हुए कहता है कि उसने तो एक प्रैंक किया था। वो देखना चाहता था कि अगर वो अचानक गायब हो जाए, तो उसके पीछे इस दुनिया में क्या होगा। तब इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं था। उसके कत्ल के इल्ज़ाम में एक बेकसूर को फांसी तक हो सकती थी। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन अपने कांस्टेबल से उस बिल्डर को गिरफ्तार करवा देते हैं और वो बिल्डर नीचे चला जाता है। लेकिन उन्हें बहुत ही आश्चर्य था कि शर्लॉक ने आखिर ये केस कैसे क्रैक कर लिया। उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि यह बिल्डर इसी घर में एक चोर कमरे के पीछे छुप कर बैठा था। शर्लॉक कहते हैं कि एक बिल्डर होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। चुपचाप से अपने घर में छुपा के एक कमरा बना लो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शर्लॉक उसके बाद उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे वह बिल्डर छुप के रह रहा था। वह 6 बाई 6 फुट का एक कमरा था, जिसमें सारा खाने-पीने का सामान था, उसके कपड़े थे। शर्लॉक कहते हैं कि जब वो इस घर में घूम रहे थे, तब उन्होंने ध्यान दिया कि नीचे का गलियारा तो काफ़ी लंबा है, लेकिन ऊपर का गलियारा छोटा है। वो समझ गए कि इस गलियारे में एक छिपा हुआ कमरा ज़रूर है। तब इंस्पेक्टर ने शर्लॉक से पूछा कि उन्हें ये कैसे मालूम पड़ा कि ये बिल्डर जो है, वो इसी घर में छुपा हुआ होगा। तब शर्लॉक कहते हैं कि उसने एक परफेक्ट क्राइम को इम्प्रूव करने की कोशिश की। उसने एक ऐसा क्राइम किया था जो कोई क्रैक नहीं कर सकता था। जॉन हेक्टर को कोई बचा नहीं सकता था, लेकिन उस परफेक्ट क्राइम को एक आखिरी इम्प्रूवमेंट उसने दी, वो खून के अंगूठे को दीवार पे बना के, जिससे यह साबित हो जाए कि जॉन हेक्टर ही कसूरवार है। उस अंगूठे के निशान से ही शर्लॉक को उसके ऊपर शक हो गया। तब इंस्पेक्टर कहते हैं कि आखिर वो अंगूठे का निशान वहां पर आया कैसे। तब शर्लॉक कहते हैं कि जिस समय वो कागज़ जो थे उसकी प्रॉपर्टी के सील किए गए थे वैक्स से, तभी बिल्डर ने जॉन हेक्टर के अंगूठे का निशान उस सील पे ऐसे ले लिया कि जॉन हेक्टर को मालूम ही नहीं पड़ा। उस सील का निशान उसके उस पे था, वैक्स पे था, और इसी तरह से उसने उसी वैक्स के ऊपर अपना ब्लड लगा दिया उस बिल्डर ने, और उसी वैक्स को दीवार पे लगा दिया, जिससे कि ये बात पक्की हो जाए कि जॉन हेक्टर ने उसका खून किया था और उसके बाद उसके अंगूठे का निशान दीवार पे लग गया था। एक परफेक्ट क्राइम को इम्प्रूव करने की कोशिश में ही वह बिल्डर फंस जाता है, नहीं तो शायद यह केस क्रैक ही नहीं हो सकता था और जॉन हेक्टर को फांसी से कोई नहीं बचा सकता था। उसके बाद शर्लॉक कहते हैं कि जोनस ओल्डेकर ने एक तीर से दो निशाने किए थे। पहला तो वह एक बैंकरप्ट हो चुका था। वो एक डुअल जिंदगी जी रहा था। एक तो जोनस ओल्डेकर के नाम से और एक मिस्टर कॉर्नीलियस के नाम से। उन्हें जब मिस्टर कॉर्नीलियस के नाम पे कुछ चेक्स इशूड दिखाई देते हैं घर में, तब वह पता करते हैं कि आखिर ये मिस्टर कॉर्नीलियस हैं कौन। तब इसे मालूम पड़ता है कि जोनस ओल्डेकर जो था, वही एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसका मिस्टर कॉर्नीलियस के नाम से एक दूसरा अकाउंट था। ये खुद को मृत साबित कर देता, जिससे जितने भी इसकी लेनदार हैं, क्योंकि ये कर्जे में डूबा था, वो समझते कि ये मृत है और अपना पैसा उन्हें छोड़ना पड़ता, और ये सारा अपना फंड मिस्टर कॉर्नीलियस के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह जाकर एक नई ज़िंदगी एक नए नाम के साथ रहना चाहता था। इसने इसी बहाने अपना एक पुराना बदला भी ले लिया जॉन हेक्टर की माँ से। उसको याद आया कि कैसे जॉन हेक्टर की माँ ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर किसी को फंसाना ही है, तो क्यों ना अपनी प्रेमिका के इकलौते बेटे को फंसाया जाए। इस उम्र में उसको इतना गहरा घाव दिया जाए कि वह ज़िंदगी भर उससे उभर ना पाए। इस चक्कर में ही उसने जॉन हेक्टर को अपनी झूठी मौत के जुर्म में फंसा दिया, उसे ये लालच देके कि वो सारी अपनी जायदाद उसके नाम पे करना चाहता था। इसलिए उस जायदाद का जो विल थी, उसको इतने गंदी राइटिंग में लिखा गया था, क्योंकि उस विल की कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो विल कभी एग्जीक्यूशन में आनी ही नहीं थी। ये तो सिर्फ एक चाल थी। और रही बात उस मांस की बू की,
जो बाहर आग में जलाई गई थी। तो इसमें दो थ्योरीज हैं। बुक के अनुसार जोनस ओल्डेकर ने एक जानवर को उसमें जला दिया था और अपनी एक ट्राउज़र उसमें डाल दी थी, जिससे लोगों को लगे कि वही जल के मरा है। लेकिन मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि एक भिखारी था, जो वहीं जंगलों में रहता था, नोमैड टाइप का, जो खाना मांग-मांग के सबसे खाता था। उस भिखारी को इसकी हाउस हेल्प एक दिन बहला-फुसला के घर ले आती है कि वो उसे खाने और कपड़े देगी। तब वो उस बिल्डर के कपड़े, उसके ट्राउज़र और उसकी शर्ट उसको देती है। वो बेचारा जो भिखारी था, वो खाना लेके उसे कपड़े पहन के बड़ा खुश हो जाता है और ये दोनों मिलके उसी रात में उस भिखारी को जंगल से घसीट लाते हैं और जला के मार डालते हैं। ऐसा मूवी में दिखाया गया है, लेकिन बुक के अनुसार तो उसने किसी जानवर को ही जलाया था। अंत तक बिल्डर यही कहता रहता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था, एक मज़ाक था, एक प्रैक्टिकल जोक था। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था। वह शर्लॉक को धमकी भी देता है कि अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। तब शर्लॉक उससे कहते हैं कि वह कई साल तक अब जेल में ही सड़ेगा। जब वह वहाँ से निकलेगा तब इसके बारे में आगे देखा जाएगा। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।